So hello, how are you? I am a physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is magnetic field due to solenoid. तो आज हम सोलोनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट हो क्लास। तो देखो सबसे पहले हम क्या करने वाले, तो सोलोनॉइड की बात करेंगे, वो किस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे फॉर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलोनॉइड के लिए। तो ठीक है, तो देखो सोलोनॉइड क्या होता है, तो सोलोनॉइड इज अ डिवाइस विच यूज टू प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब सोलोनॉइड ऐसा डिवाइस होता है जो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। अब देखो उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉपर वायर लेते हैं और उसको वूंड कर देते हैं हेलिकल शेप में। मतलब सपोज ये हम क्या करेंगे, ऐसे एक कॉपर वायर लेंगे, हालांकि मेरे पास अभी कॉपर वायर नहीं है इसलिए मैं इस वायर का यूज कर रहा हूं। तो एक हम क्या करते हैं, कॉपर वायर लेते हैं और उसको ऐसे हेलिकल शेप में वूंड कर देते हैं। तो देखो इस तरह हम क्या करते हैं, तो सोलोनॉइड का तैयार करते हैं, मतलब बनाते हैं। दैट इज इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, सोलोनॉइड को तैयार करते हैं। अब इसमें से हम क्या करेंगे, तो करंट पास करेंगे। तो करंट इस तरह फ्लो कर जाएगा, यहां से नीचे, यहां से ऊपर, यहां से फिर से नीचे, यहां से ऊपर। लेकिन देखो यहां पर एक कंडीशन होती है कि ये जो सोलेनॉइड का डायमीटर है ये कम होना चाहिए सोलेनॉइड के लेंथ से। देखो ये डायमीटर है ना सोलेनॉइड का, तो ये डायमीटर सोलेनॉइड के लेंथ से कम होना चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन होते हैं। देखो इसका यूज हम बहुत जगह पे करते हैं। मतलब अगर मैं डेली लाइफ का एग्जांपल दूं, तो हॉस्पिटल में जो एमआरआई मशीन होती है, अब उस एमआरआई मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। मतलब एमआरआई मशीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड प्रोड्यूस करता है। अब देखो इसको इन्वेंट किया था सर एम्पियर ने, मतलब जिन्होंने हमें एम्पियर्स लॉ दिया उन्होंने ही सोलेनॉइड को इन्वेंट किया था। अब उनका इसके इन्वेंशन के पीछे का लॉजिक ये था कि अगर आपके पास सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ना, उसकी मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट की है। तो अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा सर्कुलर कॉइल्स है तो सभी क्या करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगी। तो तब हमें क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, मतलब तब हमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगी। देखो कैसे, तो अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है, तो इस तरह आपके पास एक करंट कैरिंग रिंग है, तो वो क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब देखो अगर हमें इसकी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने हैं तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का ही यूज करते हैं। लेकिन राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बताता है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है ऐसे, तो आपको क्या करना होता है कि करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना होता है। देन कर्ल्ड फिंगर्स आपको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है ना। पर यहां पर हम क्या करते हैं, तो अगर आपके पास रिंग है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉ को चेंज कर देते हैं। कैसे, तो हम क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में देखो ये जो रिंग है ना, ये हमने इस तरह प्लेस नहीं की, हमने ये इस तरह प्लेस की है। अब हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है ना, नीचे से ऊपर, तो हम क्या करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन में आपके फिंगर्स को कर्ल कर देते हैं। तो जो थंब होता है वो क्या करता है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाता है। देखो ऐसे, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर, तो थंब क्या करेगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो यहां पर इस तरह क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। देखो इस तरह क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरह क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। मतलब अगर आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जो करंट कैरी कर रही है, तो वो इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं, इसलिए हमने इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड दिखाई है। अब देखो अगर हम क्या करते हैं, इसके साइड में और एक रिंग रखते हैं, मतलब इसी के साइड में ऐसे और एक हम रिंग प्लेस कर देंगे ऐसे, तो वो भी क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो देखो अगर इसके साइड में हम और एक रिंग रखेंगे ऐसे, तो ये भी रिंग क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। सेम करंट नीचे से ऊपर ही फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन अगर फाइंड करने है तो क्या करना है आपको, फिंगर्स को कर्ल करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। करंट ऐसे नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, तो ये क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये रिंग भी क्या करेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो ये रिंग भी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अपनी।
तो ये रिंग क्या करेगी, अपनी इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, तो ये रिंग क्या कर रही है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, और ये भी रिंग क्या कर रही है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब उसकी वजह से इस पूरे सिस्टम में क्या हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, क्योंकि अब यहाँ पे दो रिंग्स है, ये दो रिंग्स क्या करेगी, अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से इस सिस्टम में क्या होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब देखो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पे और एक रिंग रखेंगे तो होगा क्या, तो वो भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, तो उसकी वजह से इस टोटल सिस्टम में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। और यही लॉजिक एम्पियर सर ने यूज किया था। मतलब अगर आपके पास एक रिंग है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, लेकिन और एक रिंग रखेंगे या फिर नंबर ऑफ रिंग्स रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यही लॉजिक क्या किया सर एम्पियर ने यूज किया। अब देखो यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर आउटसाइड या फिर इसके कॉर्नर्स पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, क्योंकि देखो इस केस में क्या हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। देखो ये डाउनवर्ड ऐसे क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है यहाँ पे, और ये अपवर्ड कर रही है, तो उससे होगा क्या, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स अपना इफेक्ट कैंसिल कर देगी एक दूसरे का, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो आउटसाइड द सोलेनोइड एंड कॉर्नर्स पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होते हैं, निग्लिजिबल बराबर होती है, लेकिन उसके अंदर मतलब सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं फॉर दिस सोलनाइट। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो यहाँ से इससे बाहर निकलेगी और यहाँ से इसे अंदर जाएगी, तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड सोलनाइट के लिए। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वही कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर लॉ। मतलब अब हम क्या करेंगे, तो एम्पियर लॉ का यूज करेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एम्पियर लॉ आपको क्या बताता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स करंट। तो ये क्या होता है आपका एम्पियर लॉ। अब देखो हम क्या करेंगे, तो इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही कॉइल नहीं है इसे, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स है, नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को n से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। सो यहाँ पे क्या होगा, म्यू जीरो इंटू एन इंटू आई। देखो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट नाम देते हैं, देखो यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को n से क्यों मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर बस एक ही कॉइल नहीं है, नंबर ऑफ कॉइल्स है, इसलिए हमें क्या करना होता है, ये इक्वेशन थोड़ा सा चेंज करना होता है। अब देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अगर हमें एम्पियर लॉ का यूज करना है, तो एम्पियर लॉ को यूज करने की कंडीशन होती है कि हमें एक इमेजिनरी लूप कंसिडर करना होता है, एम्पियरियन लूप। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लूप कंसिडर करेंगे। अब देखो मैं ये एम्पियरियन लूप कैसे कंसिडर करता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। इस इमेजिनरी लूप को मैं ए बी सी डी नाम देता हूं और इसकी लेंथ में एल कंसिडर करता हूं। मतलब इस जो इमेजिनरी लूप हमने कंसिडर किया है इसकी लेंथ हम एल कंसिडर करते हैं। दैट इज एल इज द लेंथ ऑफ दिस इमेजिनरी लूप ए बी सी डी। देखो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमने ये ऐसा रेक्टेंगुलर शेप क्यों चूज किया, मतलब हम ट्रायंगल भी चूज कर सकते थे या फिर सर्कल भी चूज कर सकते थे। तो देखो अगर ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे पैरेलल, तो ये ऐसी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल चूज करते हैं या फिर एक सर्कल चूज करते हैं, ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो होता क्या देखो, हमें आगे बी और डीएल के बीच का एंगल देखना पड़ता है, क्योंकि हम ये डॉट प्रोडक्ट तोड़ते कॉस थीटा से, तो हमें बी और डीएल के बीच का एंगल देखना पड़ता है। पर अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे ट्रायंगल या फिर सर्कल चूज करते हैं, तो वो हर बार जो एंगल होता है ना वो अलग अलग होता है। देखो कैसे, तो सपोज हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये ऐसे लेंथ एलिमेंट कंसिडर करते हैं इस ट्रायंगल का, और यहाँ पे एक सर्कल का। तो उससे होता क्या देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और डीएल है, इन दोनों के बीच का एंगल हर बार अलग अलग आ रहा है। कैसे, तो यहाँ पर एंगल अलग है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और लेंथ एलिमेंट ऐसे है, इंक्लाइन है। इस पॉइंट के लिए एंगल अलग है, इस पॉइंट के लिए एंगल अलग है। या फिर यहाँ की भी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, तो यहाँ पर एंगल अलग है, इस पॉइंट पर एंगल अलग है। तो होता क्या, यहाँ पे एंगल अलग अलग आता बी और डीएल के बीच का, तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए सोलेनॉइड की। तो इसलिए हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ये रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। सो अब हम क्या करते हैं, तो ये डेरिवेशन आगे सॉल्व करते हैं। देखो डेरिवेशन बहुत ईजी है, आपको क्या करना है, बस अब एलएचएस कंसीडर करना है। देखो मेरा मेथड सेम ही है, आप पिछले डेरिवेशन पर भी जाओ, वहां पर भी हमने क्या किया था, तो पहले एलएचएस चूज की थी, दैट इज यहाँ पे एलएचएस क्या है, तो लाइन इंटीग्रल बी डी एल, दैट इज बी डॉट डी एल। देखो इज इक्वल टू क्या होगा, तो अब हम ये जो रेक्टेंगुलर लूप, इमेजिनरी लूप हमने कंसिडर किया है, उसको अलग अलग इंटीग्रेट करने वाले हैं। मतलब ए टू बी अलग, बी टू सी अलग, सी टू डी अलग एंड डी टू ए अलग। क्योंकि देखो यहाँ पर भी जो एंगल है ए टू बी के लिए और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, वो अलग है। लेकिन बी टू सी के लिए अलग है, सी टू डी के लिए अलग है और डी टू ए के लिए भी अलग है एंगल। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, तो ये जो क्लोज्ड लूप अपने लिया है, आपको उसको ओपन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। दैट इज पहले हम क्या करेंगे, तो ए टू बी कंसिडर करेंगे, ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस डी टू ए बी डॉट डी एल। देखो यहाँ पे ये डीएल क्या होता है, तो इसका एक लेंथ एलिमेंट होता है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट होता है। तो हम यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट डीएल भी कंसीडर कर लेते हैं। ये लेंथ एलिमेंट है। अब इसकी भी डायरेक्शन में इस तरह चूज कर लेता हूँ, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि देखो ये एक इमेजिनरी रूप है जो आपने चूज किया है, इसकी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्शन कैसी चूज की है, तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। अब हमें क्या करना है, तो बस ये डॉट प्रोडक्ट को तोड़ना है, और वो तोड़ते हैं हम कॉस थीटा से। मतलब अगर आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है ए बार डॉट बी बार, ये हम तोड़ते हैं कॉस थीटा से, दैट इज ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, तो ये बी बार एंड डी एल बार को तोड़ेंगे कॉस थीटा में। और देखो यहाँ पर हमने अब ये क्लोज्ड लूप नहीं लिखा है ना, यहाँ पे जैसे हमने सर्कल किया है, तो इस इंटीग्रेशन के ऊपर हमने क्लोज्ड लूप नहीं दिया। क्योंकि देखो अभी हमने क्या कर दिया, तो ये जो लूप था ये क्लोज्ड लूप था ना, अभी हमने इसको ओपन कर दिया। मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, तो ए टू बी अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, बी टू सी अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं, सी टू डी अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड डी टू ए अलग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अब ये क्लोज्ड लूप को ओपन कर दिया, इसलिए हमने यहाँ पर अब क्लोज्ड साइन नहीं दिखाया। मतलब यहाँ पर अभी हमने सर्कल नहीं किया। अब हमें इसको तोड़ना है, तो क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन और ए टू बी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर बी टू सी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी टू डी बी डी एल कॉस थीटा प्लस इंटीग्रेशन ओवर डी टू ए बी डी एल कॉस थीटा।
अब देखो, अब हम क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे बी और डी एल के बीच का एंगल फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर ये थीटा, ये कौन सा एंगल होता है, तो ये एंगल होता है बी और डी एल के बीच का। देखो अगर आपके पास एक डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम तोड़ते हैं ए बी कॉस थीटा से, मतलब कॉस थीटा में उसको तोड़ते हैं। अब यहाँ पर ये थीटा, यह कौन सा एंगल होता है, तो यह एंगल होता है ए और बी के बीच का एंगल। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये थीटा कौन सा एंगल होगा, तो ये एंगल होगा बी और डीएल के बीच का। अब देखो हम क्या करेंगे, तो बस ये एंगल फाइंड करेंगे, थीटा फाइंड करेंगे इस टर्म्स के लिए, मतलब ए टू बी के लिए, बी टू सी के लिए, सी टू डी के लिए एंड डी टू ए के लिए। अब देखो यहाँ पर अगर हम ए टू बी की बात करते हैं तो ए टू बी के लिए लेंथ एलिमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देखो ये लेंथ एलिमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पर भी सी टू डी के लिए जो लेंथ एलिमेंट है वो ऐसे डाउनवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, लेंथ एलिमेंट ऐसे डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितना है, तो वो 90 डिग्री है। तो यहाँ पर ए टू बी के लिए एंगल 90 डिग्री है एंड सी टू डी के लिए, मतलब इस टर्म के लिए एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब देखो बी टू सी ये क्या है, तो ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो टर्म है बी टू सी, ये आउटसाइड दी सोलेनॉइड है। तो मैंने पहले ही बोला है कि आउटसाइड दी सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत कम होती है या फिर निग्लिजिबल होती है, तो वहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड जीरो कंसिडर करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं कंसिडर करेंगे, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं होगी, तो इसीलिए हम यहाँ पे बी जीरो कंसिडर करेंगे इस टर्म के लिए, बी टू सी के लिए। और अगर हम लास्ट टर्म की बात करते हैं डी टू ए के लिए, तो डी टू ए में देखो लेंथ एलिमेंट ऐसे है ना, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन सेम ही है दोनों की, है ना, तो डायरेक्शन अगर सेम है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये लेंथ एलिमेंट, तो डायरेक्शन अगर सेम है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पर डी टू ए के लिए एंगल कितना होगा, 0 होगा, ए टू बी के लिए 90, सी टू डी के लिए भी 90, पर बी टू सी के लिए यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती, मैंने पहले एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ पर ही मैंने बताया था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड से, लेकिन यहाँ पर अपवर्ड है, मतलब अगर हम दो रिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड है, यहाँ पर ये अपवर्ड है ऐसे, तो होगा क्या, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करेगी, मतलब यहाँ पर ऊपर नीचे, सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर अपवर्ड है, यहाँ पर डाउनवर्ड है, तो यहाँ पर क्या होगी, आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी या फिर कॉर्नर्स पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पे बी टू सी के लिए कोई मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर नहीं करेंगे। तो देखो मैं कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नियरली इक्वल टू 0 है, यहाँ पे थीटा कितना है, तो 90 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा 0 डिग्री है। अब बस हमें क्या करना है, तो ये थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, दैट इज यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे तो ये टर्म 0 होगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहाँ पे 0 डिग्री, सो प्लस 0 क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, डी टू ए। अब देखो आपको पता होगा कि cos 90 कितना होता है, cos 90 डिग्री होता है 0 एंड cos 0 डिग्री कितना होता है, तो वो होता है 1। अब हम क्या करेंगे, तो बस cos 90 और cos 0 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये क्या बचेगी, बस इंटीग्रेशन और बी डी एल cos 0, सो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस इंटीग्रेशन ओवर डी टू ए बी डी एल, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, तो बस इंटीग्रेशन ओवर डी टू ए बी डी एल इज इक्वल टू क्या होगा, तो लाइन इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार, यहाँ पे भी क्या होगा, इंटीग्रेशन बी बार डॉट डी एल बार। अब देखो यहाँ पर ये बी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर कांस्टेंट होती है।
हालांकि स्ट्रांग होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे। क्यों? क्योंकि बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और हमेशा हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट होते हैं उसको बाहर लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, सो बी इंटीग्रेशन ओवर डी टू ए डी एल। अब देखो यहां पर ये डीएल इंटीग्रेशन ओवर डीएल क्या है, तो जो आपने डी टू ए लेंथ ली है उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, तो हम इस लेंथ को जोड़ रहे हैं। तो अगर हम ये छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ेंगे डीएल के, ये डीएल है यहाँ पे, ये भी डीएल है, ये डीएल है, ये भी डीएल है, हालांकि इसका कोई रोल ही नहीं है। ये जो डीएल है ना, ये इस लेंथ का छोटा सा पार्ट है और इंटीग्रेशन से हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने के बाद आपके पास क्या आने वाले हैं, फाइनल दैट इज टोटल लेंथ आएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सो बी इंटू एल इज इक्वल टू क्या होगा, बी बार डॉट डी एल बार। अब ये डायग्राम को मैं हटा देता हूं, ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ की थी। आपको यहां से इस तरफ जाना है इसे। अब देखो अब हम क्या करेंगे, तो बस इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट आपको b डॉट डी एल बार किसके बराबर दिखाता है, तो म्यू जीरो एन इंटू आई के बराबर। सो हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे इस टर्म के लिए म्यू जीरो एन आई सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आपके पास इक्वेशन क्या होगा, सो म्यू जीरो एन आई इज इक्वल टू बी इंटू एल। हो गया इक्वेशन, कैसे, तो बस क्या करो, बी को सेपरेट कर दो, तो जो एल जो बी को मल्टीप्लाई है यहाँ पे जाके डिवाइड कर दो म्यू जीरो एन आई को। तो आपके पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फाइनल आंसर आएगा, और वही हमें चाहिए, दैट इज म्यू जीरो एन आई डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू बी। हमें मैग्नेटिक फील्ड ही चाहिए ना, तो हमने क्या किया, उसके लिए जो एल जो बी को मल्टीप्लाई था यहाँ पर ट्रांसफर करके म्यू जीरो एन आई को डिवाइड कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे यहां से, तो n डिवाइडेड बाय l के लिए स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वेयर स्मॉल n क्या होता है, तो नंबर डेंसिटी होते हैं, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो हम यहाँ पे n डिवाइडेड बाय l के लिए स्मॉल n सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, तो म्यू जीरो स्मॉल n i इज इक्वल टू b, और b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई, और ये हमारे लिए होगा फाइनल आंसर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड के लिए फाइनल आंसर। मतलब इतनी मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर। सो ये होगा हमारे लिए फाइनल आंसर। और देखो और एक चीज, जब मैंने एम्पियर लॉ का वीडियो अपलोड किया था, मतलब मैंने जब एम्पियर लॉ को एक्सप्लेन किया था ना, तब मुझे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट ने कहा था कि सर उसमें आप ब्लर दिखाई दे रहे हो, मतलब आप उसमें अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे हो। देखो यार, जब भी मैं क्या करता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ, या फिर मेरा फोकस ये रहता है कि मैं ब्लैक बोर्ड पर फोकस करूँ, मतलब ब्लैक बोर्ड अच्छे से दिखाई देना चाहिए। क्योंकि देखो मैं आपके सामने, मतलब कैमरे के सामने बस 2 मिनट होता है, मतलब स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद तो मैं हट जाता हूँ, उसके बाद तो पूरा क्या होता है, ब्लैक बोर्ड ही होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, हमेशा ब्लैक बोर्ड को फोकस करता हूँ मेरे अलावा। तो इसलिए वहाँ पे हो क्या रहा है, हुआ क्या, मतलब पिछले कुछ वीडियोज़ में मैं वहाँ पे ब्लर दिखाई दे रहा था। सो दिस इज टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।